Hi everyone, so you are watching DecodeNet JRF Political Hub, and this is the second chapter of the political theory series, and the topic is equality. So, if you talk about equality, equality is basically a principle of correcting the unjust inequalities in society. मतलब बेसिकली बात यही है कि जो भी सोसाइटी में प्रिवेलेंट इनइक्वालिटीज़ उनको ठीक करने की कोशिश करना, दैट इज़ द इक्वालिटी. एंशियंट टाइम में अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल ने डिफाइन किया इक्वालिटी को एज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली. सी जो एरिस्टोटल था वो इस इक्वालिटी के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट था. वो मानते थे कि जिनको मतलब जो नेचुरली अनइक्वल पैदा हुए हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग अगर डिसेबल्ड पैदा हुए हैं तो उन लोगों को वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि इक्वल लोगों की तरह या फिर जो फिज़िकली मतलब नॉर्मल है या एबल है अपने आप में. इस वजह से उन्होंने डिफाइन किया इक्वालिटी को एज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली. देन टॉम बॉटमोरे वो एक बुक लिखते हैं क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, जिसमें वो बताते हैं कि एंशियंट या फिर मॉडर्न टाइम में इक्वालिटी में कितना डिफरेंस है इक्वालिटी के कंसेप्ट में. फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि पुराने टाइम में क्या होता था कि लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस थी इनइक्वालिटी को लेकर के. उन लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि नहीं मतलब ये हमारे साथ गलत हो रहा है या ये चीज़ें अनइक्वल है इस वे में. फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि जो हम एंशियंट राइटर्स या मिडिवल राइटर्स देखते हैं तो उन लोगों ने हमेशा ही इनइक्वालिटी को जस्टिफाई किया है, या तो कोई रिलीजियस डॉक्ट्राइन का हवाला दे करके या फिर किसी भी अदर रैशनैलिटी या फिर जस्टिफिकेशन का यूज़ करके उन्होंने हमेशा ही इनइक्वालिटी को काइंड ऑफ एग्री किया है उसके ऊपर. उन्होंने कभी उस चीज़ के लिए ये नहीं बोला कि नहीं सोसाइटी से हमें इक्वालिटी को दूर किया जाना चाहिए. जबकि वो बोलते हैं कि मॉडर्न टाइम में अब हम क्या देखते हैं कि लोग इसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठा रहे हैं, और अब जो मॉडर्न राइटर्स हैं मॉडर्न टाइम पीरियड के वो लोग भी जो इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं. देन रूसो वो डिफाइन करते हैं इक्वालिटी को दो पार्ट्स में. द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल इनइक्वालिटी एंड द सेकेंड वन इज़ कन्वेंशनल इनइक्वालिटी. नेचुरल इनइक्वालिटी होती है जो इंसानों के द्वारा फॉर्म नहीं हुई है बल्कि जो नेचुरली ही एग्जिस्ट करती थी. फॉर एग्जांपल जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, वो इंसानों के द्वारा या फिर इंसानों की कोई क्रिएशन नहीं है बल्कि नेचुरल है. जब इंसान पैदा होता है तो कोई अगर डिसेबल पैदा हुआ है तो वो नेचुरल है. देन कन्वेंशनल इनइक्वालिटी जो कि इंसानों की अपनी क्रिएशन है. फॉर एग्जांपल स्लेवरी सिस्टम, वो क्या है, दैट इज़ द कन्वेंशनल इनइक्वालिटी. स्लेव्स हम लोगों ने खुद बनाए हैं और उस इनइक्वालिटी को खुद क्रिएट किया है. देन आर.एच. टॉनी उन्होंने अपनी बुक लिखी इक्वालिटी इन 1938 में. रूसो आते हैं, वो इनइक्वालिटी को जब डिफाइन करते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न देता है इनइक्वालिटी का, दैट इज़ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो बोलते हैं कि जब से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आई फिर क्या स्टार्ट हुआ कि लोगों ने अपने अपने लिए जो है स्फेयर बनाने स्टार्ट कर दी कि नहीं ये मेरा हिस्सा होगा, ये इसका हिस्सा होगा. उस वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटी क्रिएट हुई. क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी आई, कुछ लोगों के पास कम प्रॉपर्टी आई, तो इस वजह से इनइक्वालिटी जो है वहाँ से भी क्रिएट हो गई. उसके लिए वो एक स्टेटमेंट भी देते हैं दैट मैन इज़ बॉर्न फ्री बट इज़ एवरीवेयर इन चेन्स. देन जॉन लॉक वो डिफाइन करते हैं इक्वालिटी को एज ऑल मैन आर इक्वल इन द स्टेट ऑफ नेचर एज दे आर बॉर्न विद द सेम नेचुरल राइट्स. वो बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में सभी लोग इक्वल थे. क्यों? क्योंकि सभी जो है सेम नेचुरल राइट्स के साथ पैदा हुए थे. इसीलिए इन्होंने नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट भी दिया था. उन्होंने 3 जो नेचुरल राइट्स की बात भी की थी, और वो बोलते हैं कि सबके पास से स्टेट ऑफ नेचर में. दूसरा इन्होंने जो है नेचुरल इक्वालिटी का आइडिया भी दिया था. देन जॉन रॉल्स डिफाइन करते हैं दैट इनइक्वालिटीज़ आर एक्सेप्टेबल ओनली इफ़ दे बेनिफिट द लिस्ट एडवांटेज्ड. वो बोलते हैं कि अगर इस इनइक्वालिटी का फ़ायदा सबसे डिसएडवांटेज्ड सेक्शन को हो रहा है सिर्फ जो है तभी इस इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन का अगर हम लेते हैं तो रिजर्वेशन से क्या हो रहा है, जो भी हमारे बैकवर्ड सेक्शन से उनका फ़ायदा हो रहा है. इसी वजह से वो बोलते हैं कि इस टाइप की चीज़ को जो हम सिर्फ तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे रिजर्वेशन को तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इससे मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शन का फ़ायदा हो रहा है या उन्हीं के लिए चीज़ बनाई गई है. देन कार्ल मार्क्स डिफाइन करते हैं इनइक्वालिटी को या इक्वालिटी को एज फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड. इस स्टेटमेंट को
पॉपुलराइज कार्ल मार्क्स ने किया था, बट ओरिजिनली ये स्टेटमेंट जो थी वो लुई ब्लांक ने दी थी। देन हेरोल्ड लास्की डिफाइन करते हैं। ये जो हेरोल्ड लास्की की स्टेटमेंट है ये बेसिकली PYQ भी था पहले, कि इक्वालिटी डज नॉट मीन द आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट और सेमनेस ऑफ रिवॉर्ड। वो बोलते हैं कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सब लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए, सब लोगों के साथ एक जैसा बिहेव किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि हर एक इंसान जो है वो दूसरे से अलग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स में। तो हर इंसान को उसकी जो है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बात हुई रिजर्वेशन की या बैकवर्ड सेक्शंस की, तो उन लोगों के लिए क्या, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल जो हमें प्रोविजंस करनी चाहिए जिससे जो है वो लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह ही जो है इक्वल पेडेस्टल पे पहुंच सके। तो इसलिए लास्ट की बोलते हैं कि इक्वालिटी का मतलब आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि क्या एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, यानी कि सब लोगों को पहले तो सेम स्टेज प्रोवाइड होना चाहिए, उसके बाद ही जो हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। देन बर्नार्ड क्रिक वो इक्वालिटी को जोड़ देते हैं डेमोक्रेसी के साथ। वो बोलते हैं कि इक्वालिटी इज़ अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन वो बोलते हैं कि इक्वालिटी कोई सोल पर्पस या फिर यही एक एंड नहीं है डेमोक्रेसी का, इट इज़ जस्ट अ कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। देन माइकल वॉल्जर उन्होंने दिया था आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का, उन्होंने कंसेप्ट दिया था जिसको आगे जो है मैंने एक्सप्लेन भी किया है। देन आता है डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। 4 dimensions है। द फर्स्ट वन इज फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव इक्वालिटी, देन लीगल इक्वालिटी, देन पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड देन सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मल इक्वालिटी की, फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है ट्रीटिंग एवरीवन द सेम अकॉर्डिंग टू लॉ और रूल्स विदाउट गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनीवन। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है कि आप जब सब लोगों को एक जैसा ट्रीट कर रहे हो, बिना ये कि नहीं, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसकी बात की कि जैसे डिसेबल्ड होता है उन लोगों की स्पेशल हेल्प करना, या सीनियर सिटीजन के लिए कुछ हम लोग देखते हैं कि क्यू वगैरह में स्पेशल प्रावधान होते हैं कि नहीं इन लोगों को पहले भेजा जाएगा, तो इस तरीके का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना किसी को, बल्कि बराबर ही ट्रीट करना। देन आता है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। सब्सटेंटिव इक्वालिटी मतलब होता है कि जब आप उनको सही में इक्वल करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबको इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो देखा जाए कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ वो गलत हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी बोलती है कि उनको इक्वल स्टेज पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल ट्रीटमेंट देना। सब्सटेंटिव इक्वालिटी इट इज़ बेसिकली नॉट, इट इज़ अबाउट फेयरनेस एंड नॉट जस्ट द सेमनेस। फॉर एग्जाम्पल गिविंग फ्री लीगल एड टू पुअर या फिर रिजर्वेशंस वगैरह प्रोवाइड करवाना, दैट इज़ द सब्सटेंटिव इक्वालिटी। देन आते लीगल इक्वालिटी, ग्रांट ऑफ इक्वल लीगल स्टेटस टू ऑल इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, बिना इस चीज़ के कि लाइक वो उनका बर्थ, उनकी फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटीज़ या जो भी अदर डिफरेंसेस हो। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एंशियंट टाइम में प्राइवेट प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिलती थी। इसकी बात जो है JS मिल ने भी अपनी राइटिंग्स में की थी, बल्कि उन्होंने प्लूरल वोटिंग का भी कंसेप्ट दिया था कि लाइक जिसके पास नॉलेज ज़्यादा हो गया, कोई ज़्यादा एजुकेटेड होगा तो उसे जो है ज़्यादा वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन लीगल इक्वालिटी बात करते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हमें जो है सब लोगों को इक्वल सिटीजनशिप या फिर इक्वल लीगल स्टेटस जो है वो देना चाहिए। इसके मेन प्रोपोनेंट आते हैं जॉर्ज ल्यूकस, जिन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। और ल्यूकस ने एक स्टेटमेंट दी थी दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट गारंटी इक्वल ट्रीटमेंट बाय लॉ बट इक्वल एक्सेस टू लॉ, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, बल्कि ये है कि एटलीस्ट सब लोगों के पास इक्वल एक्सेस होगी लॉ के लिए। देन दूसरे प्रपोनेंट थे बार्कर, जिनकी बहुत फेमस बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। देन अदर प्रोपोनेंट्स में आते हैं लास्की एंड रूसो। रूसो बोलते हैं कि लीगल राइट्स देना ही सबसे प्रीमोस्ट जो है कंडीशन थी सिविल सोसाइटी की, तो वो इसी वजह से वो लीगल राइट्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। देन आती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स द इक्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, यानी कि वोटिंग राइट्स हो गए या फिर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, एसोसिएशंस वगैरह बनाना, तो ये वाले राइट्स जो सबको इक्वली प्रोवाइड होने चाहिए। इसके मेजर प्रोपोनेंट आता है टॉकविले, जिनकी बहुत फेमस बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। देन आती है सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स कि जो भी हमारी बेसिक नीड्स है लगभग वो सबकी
पूरी होनी चाहिए, उस तक सबकी इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। मेजर प्रोपोनेंट्स हैं इसके बेन एंड पीटर्स, जिन्होंने बुक लिखी थी सोशल प्रिंसिपल्स एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट। अब बेन एंड पीटर्स की स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं सब लोगों के पास इक्वल राइट्स हैं कि वो मतलब पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में चाहे वो भेज सकते हैं, वैदर प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या फिर ज़्यादा फीस वाले जो भी कोई स्कूल हो। लेकिन ये बोलता है अगर उन लोग की इकोनॉमिक कंडीशन सेम नहीं है, उनमें इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, तो इस लिबर्टी का या फिर इस राइट का कोई फ़ायदा नहीं है, इट विल बी जस्ट अ मॉकरी। क्योंकि वो बोलते हैं कि इसी वजह से वो एसोसिएट कर देते हैं आपके लिबर्टी को इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ। वो बोलते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है एंड प्राइम कंडीशन है ये लिबर्टी की। देन एरिस्टोनी, वो भी सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी के मेजर प्रोपोनेंट है, दैट उन्होंने बुक भी लिखी थी विच इज़ इक्वालिटी। इक्वालिटी को अगर दो स्टैंड्स में डिवाइड करना हो तो दैट इज़ द फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव इक्वालिटी, और जो आपकी लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो आती है फॉर्मल इक्वालिटी में, एंड जो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो आती है सब्सटेंटिव इक्वालिटी में। देन हम बात करते हैं सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है। ये जो डाइकोटॉमी थी ये क्रिएट हुई जब माइकल वॉल्जर ने कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का कंसेप्ट दिया 1983 में। सिंपल इक्वालिटी का मतलब होता है कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम गुड टू डिफरेंट पर्सन। फॉर एग्जांपल लाइक इनकम है, वेल्थ है, पावर है, जब हम किसी सेम चीज़ को अलग अलग बंदों में डिवाइड कर रहे हैं। बट कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी बोलती है कि हमें जो है यही सेम चीज़ नहीं करनी है। वो बोलते हैं कि इन चीज़ों के अलावा लाइक पावर, मनी, वेल्थ, इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत होती है। तो वो बोलते हैं कि इक्वालिटी इज़ द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट गुड्स टू डिफरेंट पर्सन, यानी कि अलग अलग लोगों को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना। इसी वजह से इसे कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअलिटी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये कंसेप्ट माइकल वॉल्जर ने 1983 में दिया था अपनी बुक स्फेयर ऑफ जस्टिस। देन मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किए हैं जो हेल्पफुल है फॉर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Like R.H. Tawney, Lasky and C.B. Macpherson, they regard that liberty and equality as the complementary principles. Lasky and जो C.B. Macpherson थे, इन्होंने बेसिकली लिबर्टी और इक्वालिटी को कॉम्प्लीमेंट्री माना है, कनेक्टेड फील किया। हालांकि हम देखते हैं कि ऐसे भी काफ़ी सारे थिंकर्स थे जिन्होंने इक्वालिटी को एज अ डेंजर बताया फॉर द लिबर्टी, जैसे लॉर्ड एक्टन है, मैंने ऐड भी किया इसमें, लिबर्टी इज एंडेंजर्ड टू द राइवल डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी। देन टॉकविले, जिन्होंने कंसेप्ट दिया था टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी का कंसेप्ट जो है वो J.S. मिल के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। हाँ, वो भी इसके प्रोपोनेंट थे, बट अगर ओरिजिनेटर पूछा जाए तो दैट इज़ द टॉकविले। देन लॉस्की, वो बोलते हैं, उनकी स्टेटमेंट थी लाइक इक्वालिटी डज नॉट मीन आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट। एंड देन रोनाल्ड डवर्किन, इन्होंने दिया था कंसेप्ट रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म का। इन्होंने बेसिकली ऑक्शन एंड इंश्योरेंस मॉडल दिया था, जिसमें इन्होंने एक स्टोरी के थ्रू जो एक जस्ट सोसाइटी को इमेजिन किया था, जिसमें वो बोलते हैं कि पहले लोग ऑक्शन के थ्रू अपने जो सारे रिसोर्सेज को खरीदेंगे जो जो उन्हें खरीदना है। इसमें प्रॉपर ऑक्शन यानी कि सबके लिए फॉर्मल इक्वालिटी हो गई। ऑक्शन इज़ द फॉर्मल इक्वालिटी कि सबके पास इक्वल राइट्स, आप जो मर्जी चाहे ले सकते हैं। देन उन्होंने इसी ऑक्शन में एक इंश्योरेंस का कंसेप्ट रखा, लाइक कि जो लोग अनइक्वल हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग डिसेबल होंगे या कुछ भी उनके पास कोई डिसएडवांटेज है, तो उन चीज़ों के लिए उन्होंने इंश्योरेंस का कंसेप्ट दिया था। इस वजह से इन्होंने एक हाइपोथेटिकल मॉडल क्रिएट किया था एक फेयर सोसाइटी का। देन उन्होंने इसी मॉडल में ब्रूट लक और ऑप्शन लक का भी कंसेप्ट दिया था। ब्रूट लक मीन्स है कोई आपके पास नेचुरल जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हमने बोला कि कुछ डिसएडवांटेज होना या डिसेबिलिटी होना, दैट इज़ द ब्रूट लक, कि वो अनफेयर हुआ उस बंदे के साथ। देन दूसरा कंसेप्ट दिया था उन्होंने ऑप्शन लक। ऑप्शन लक होता है जो बंदे की अपनी चॉइसेस का ही रिजल्ट हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो भी चूज़ किया उस ऑप्शन में, दैट इज़ हिज ऑप्शन लक, क्योंकि उन्होंने उस ऑप्शन में अपनी चॉइस से चूज़ किया था, जो भी किया था कि कितने पैसे देने या क्या चूज़ करना है। उनकी फेमस बुक थी सोवरन वर्च्यू द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एंड इक्वालिटी, एंड दूसरी बुक थी टेकिंग राइट सीरियसली। तो उन्होंने जो कंसेप्ट ऑफ सोवरन वर्च्यू है ये भी रोनाल्ड डवर्किन ने ही दिया था। लास्की की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है इक्वालिटी कंसेप्ट को लेकर के, और ज़्यादातर इक्वालिटी में इन्हीं की स्टेटमेंट्स पूछी जाती है। बल्कि इनकी 2-3 स्टेटमेंट जो है वो पहले भी PY मतलब प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है।
तो पहली स्टेटमेंट थी पॉलिटिकल लिबर्टी इज़ अ फ्रॉड वेयर इकोनॉमिक इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन्होंने जो है लिबर्टी को इन्होंने इक्वालिटी के साथ कनेक्ट किया था, जिसमें वो बोलते हैं कि विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी पॉलिटिकल लिबर्टी का कोई फ़ायदा नहीं है। देन वो बोलते हैं विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी लिबर्टी बिकम्स द प्रिविलेज ऑफ फ्यू। देन दूसरी स्टेटमेंट थी इक्वालिटी इज़ नॉट आइडेंटिटी बल्कि इट इज़ द कंडीशन ऑफ इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। देन उनकी कुछ फेमस बुक्स थी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स डाली है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925। देन उन्होंने लिखी थी लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट 1930। देन द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935। एंड देन रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ आवर टाइम्स 1943। सो दीज आर द मेजर बुक्स एंड मेजर कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। और मैंने सारी कोशिश की कि सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स या फैक्ट्स जो थे वो इसमें डाल सकूँ। सो इफ़ यू लाइक्ड इट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड PDF या फिर जो भी अदर नोट्स है पेपर 2 के, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ डिकोड नेट JRF पॉलिटिकल हब। सो थैंक यू।